हेलो एवरीवन। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं सीए इंटर ऑडिट में चैप्टर नंबर 8। उसके अंदर हम स्टार्ट करने वाले हैं एसएस 705। ठीक है, अब इसको स्टार्ट करने से पहले कुछ चीजें अपने बात कर लेते हैं। आप मेरे यूट्यूब चैनल पे जाओगे, वहां पे आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगी सीए इंटर ऑडिट रिकॉल सीरीज। उसके अंदर ऑलरेडी हमारे है ना बहुत सारे एसएस चैप्टर 1 चैप्टर 2 और बहुत सारे एसएस हमने अपलोड कर दिए हैं। अब उसमें आप देखोगे तो सबसे लास्ट में जाओगे ना, तो हमने सबसे पहले अपलोड किया एसएस 700, सबसे लास्ट वाला। बाद में एसएस 701 एंड उसके बाद हमने एसएस 706। ये तीनों हमने ऑलरेडी पहले ही बहुत ही डिटेल में लेके इसको अपलोड कर दिए थे, तो इसको हम फिर से रिकॉर्डिंग नहीं करेंगे। एक 1.5x की स्पीड में देखोगे 2.5 घंटे के अंदर अंदर ये पूरा का पूरा चीज आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया गया हुआ है। ठीक है, तो ये तीन ऐसे हम नहीं रिकॉर्ड करने वाले। बाकी उसके अलावा जो ऐसे रह जा रहे, ऐसे 705, ऐसे 299, ऐसे 600 एंड कारो 2020, ये तीन चार चीजें हम रिकॉर्ड करेंगे आज के दिन में। ठीक है, अब 705 किसके बारे में? मॉडिफिकेशन टू द ओपिनियन इन द इंडिपेंडेंट ऑडिट रिपोर्ट। ठीक है, ऐसे 700 बताता है कि जब अनमॉडिफाइड ओपिनियन हो तब हमारा रिपोर्ट कैसा होता है। और 705 है ना, मॉडिफिकेशन की बात करता है कि अगर आपका ओपिनियन अनमॉडिफाइड नहीं है, आपका रिपोर्ट अनमॉडिफाइड नहीं है, तो क्या हो सकता है? मॉडिफाइड रिपोर्ट हो सकता है। तो मॉडिफाइड रिपोर्ट के अंदर आपको कितने मॉडिफिकेशन हो सकते हैं? मतलब कि मॉडिफिकेशन के 3 मॉडिफिकेशन है ऑडिट रिपोर्ट के अंदर। हम 3 वे से मॉडिफाई कर सकते हैं रिपोर्ट को, और उसका रिपोर्टिंग कैसे करना है उसकी बातें की है। ठीक है, अब सबसे पहले ये बात करते हैं कि कब कब हमें मॉडिफिकेशन देना चाहिए। सर्कमस्टांस व्हेन अ मॉडिफिकेशन टू द ऑडिटर ओपिनियन इज रिक्वायर्ड। ऐसा कौन सा सर्कमस्टांस होगा? जब जब हमें हमारा ओपिनियन, जो ऑडिटर का ओपिनियन होगा ना, वो मॉडिफाई करना होगा। तो उसमें फर्स्ट एंड सेकंड, इन दोनों के बीच में और है। ठीक है, ऑडिटर कंक्लूड दैट द बेस्ड ऑन ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन फिनेंशियल स्टेटमेंट इज होल आर नॉट फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट। आपने ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन किया, और ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन करने के बाद आपको क्या पता चलता है? जो भी मेरा फिनेंशियल स्टेटमेंट है ना, वो मटेरियल मिसस्टेटमेंट से फ्री नहीं है, मतलब कि उसमें मटेरियली मिसस्टेटेड है हमारे फिनेंशियल स्टेटमेंट। सेकेंड क्या है? Auditor is unable to obtain sufficient appropriate audit evidence to conclude that the financial statement as a whole are free from material misstatement. आपने ऑडिट एविडेंस आप है ना ढूंढ रहे हो, बट आपको ऑडिट एविडेंस मिल ही नहीं दे रहे, अनेबल टू ऑब्टेन सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस। और उसकी वजह से आपको क्या लग रहा है कि इस रीजन की वजह से फिनेंशियल स्टेटमेंट मटीरियली मिसस्टेटेड है। तो इन दोनों में से कोई भी चीज होगा, मतलब कि फिनेंशियल स्टेटमेंट कभी भी मटीरियल मिसस्टेटमेंट हो सकते हैं। या तो ऑडिट एविडेंस मिल गया है, या तो सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस नहीं मिला है। ठीक है, ये दो कैसे ऑडिट एविडेंस मिला है, या तो सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस नहीं मिला है। इन दोनों की वजह से जो फिनेंशियल स्टेटमेंट है वो मटीरियल मिस्टेट है, तब तक मॉडिफिकेशन की बातें आएगी। ठीक है, ऑब्जेक्टिव की कोई जरूरत नहीं। यहाँ पे हमारे पास टोटल 3 टाइप का मॉडिफिकेशन है। टाइप्स ऑफ मॉडिफिकेशन, प्लस फर्स्ट क्वालिफाइड ओपिनियन, सेकेंड एडवर्स ओपिनियन, थर्ड डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन। इसकी 2 डेफिनेशन है, और इन दोनों की 1 डेफिनेशन है। ठीक है, तो एक एक करके बात करते हैं हर एक डेफिनेशन के बारे में। क्वालिफाइड ओपिनियन, ठीक है, यहां से पढ़ो या फिर यहां से पढ़ो, जहां से भी पढ़ना वहां से पढ़ो, हम यहां से पढ़ेंगे। क्वालिफाइड ओपिनियन, तो क्वालिफाइड ओपिनियन मतलब कि ओपिनियन जो है वो, अब ऑडिटर कैसा ओपिनियन देना चाह रहा है? मॉडिफाइड ओपिनियन देना चाह रहा है। मॉडिफाइड के अंदर भी वो कौन सा ओपिनियन देना चाह रहा है? क्वालिफाइड ओपिनियन। अब ये क्वालिफाइड ओपिनियन वो कब कब दे सकता है? तो ऑडिटर हैविंग ऑब्टेन सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस, सबसे पहले ऑडिटर ने ऑब्टेन कर लिए सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस, और कंक्लूड करता है कि मिसस्टेटमेंट है। क्या कंक्लूड कर रहा है? मिसस्टेटमेंट है। सबसे पहले क्या किया? ऑडिटर हैविंग ऑब्टेन सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस एंड कंक्लूड दैट मिसस्टेटमेंट इंडिविजुअली और एग्रीगेट आर मटीरियल। जो भी हमारी मिसस्टेटमेंट है ना, वो मटीरियल है, बट नॉट परवेजिव, बट परवेजिव नहीं है। अब परवेजिव की डेफिनेशन, पहले परवेजिव की डेफिनेशन ये रही, पहले परवेजिव की डेफिनेशन देख लेते हैं।
बाद में हम फिर से क्वालिफाइड ओपिनियन की डेफिनेशन पे जाएंगे, ठीक है। डेफिनेशन ऑफ परवेजिवनेस, तो इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द मिसस्टेटमेंट, ये परवेजिवनेस मिसस्टेटमेंट के कॉन्टेक्स्ट में है। डिस्क्राइब द इफेक्ट ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ मिसस्टेटमेंट और पॉसिबल इफेक्ट ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ मिसस्टेटमेंट इफ एनी अनडिटेक्टेड ड्यू टू इनएबिलिटी टू ऑब्टेन सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस। क्या बोल रहा है कि फिनेंशियल स्टेटमेंट में इफेक्ट तो है मिसस्टेटमेंट की, इफेक्ट ऑन द फिनेंशियल स्टेटमेंट, या तो फिर पॉसिबल इफेक्ट है, मतलब कि फिनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर मिसस्टेटमेंट है या पॉसिबल इफेक्ट है मिसस्टेटमेंट की। अगर इन दोनों में से कोई भी है और उसका रीजन क्या है, इनएबिलिटी टू ऑब्टेन सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस, और उसका इनएबिलिटी है हमारे पास। अब परवेजिवनेस का मीनिंग क्या है कि फिनेंशियल स्टेटमेंट मिसस्टेटेड है, मटेरियल नहीं है पर मिसस्टेटेड है, और वो मिसस्टेटमेंट का रीजन क्या है, वो मिसस्टेटमेंट का रीजन है कि हमें उसके खिलाफ सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस नहीं मिले हैं, उसको परवेजिवनेस बोला जाता है, ठीक है। तो फिर से डेफिनेशन पे आ जाते हैं। क्या है क्वालिफाइड ओपिनियन, सफिशिएंट ऑडिटर हैविंग ऑब्टेन सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस कंक्लूड दैट द मिसस्टेटमेंट आर मटेरियल, मिसस्टेटमेंट है वो मटेरियल है बट परवेजिव नहीं है। परवेजिव बट नॉट परवेजिव का मीनिंग क्या है भाई, मिसस्टेटमेंट तो है, मिसस्टेटमेंट तो है और उसका है ना जो सबूत है ना वो मिल रहा है, मतलब कि मिसस्टेटेड है, फिनेंशियल स्टेटमेंट मिसस्टेटेड है बट उसके खिलाफ हमें सबूत मिल रहा है। क्या यहाँ पे आगे नॉट परवेजिव लिखा है, नॉट परवेजिव का मतलब क्या है कि मिसस्टेटमेंट तो है बट उसका हमें ऑडिट एविडेंस मिल चुका है, इसलिए नॉट परवेजिव। तो सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस कंक्लूड दैट मिसस्टेटमेंट, the auditor having obtained sufficient appropriate audit evidence conclude that misstatement are material but not pervasive to the financial statement. Okay, second definition क्या है, unable to obtain sufficient appropriate audit evidence, ठीक है। पहले हमने क्या बोला, ऑडिट एविडेंस मिल गया, मिसस्टेटमेंट है, मटेरियल है बट परवेजिव नहीं। सेकंड क्या बोला है, अनेबल टू ऑब्टेन सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस एंड ऑडिटर कंक्लूड दैट द पॉसिबल इफेक्ट ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ अनडिटेक्टेड मिसस्टेटमेंट कुड बी मटीरियल बट नॉट परवेजिव, मतलब कि मुझे ऑडिट एविडेंस नहीं मिले हैं बट मेरे पास जो अवेलेबल ऑडिट एविडेंस है या जो जितनी मुझे मिसस्टेटमेंट मिली है उस मिसस्टेटमेंट से मुझे लग रहा है कि फिनेंशियल स्टेटमेंट में जो मिसस्टेटमेंट है ना वो मटीरियल है बट वैसी भी नहीं है कि परवेजिव हो, बट नॉट परवेजिव, ठीक है। तो दो डेफिनेशन, पहली डेफिनेशन क्या, द ऑडिटर हैविंग ऑब्टेन सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस कंक्लूड दैट द मिसस्टेटमेंट आर मटेरियल बट नॉट परवेजिव। यहाँ पे इंपॉर्टेंट सब क्वालिफाइड ओपिनियन कब होगा, जो हमारा मिसस्टेटमेंट है ना वो मटेरियल है पर परवेजिव नहीं है, तब हमारा ओपिनियन क्वालिफाइड होगा। देखो, कुड बी मटेरियल बट नॉट परवेजिव, ठीक है। दूसरी डेफिनेशन क्या है, अनेबल टू ऑब्टेन सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस ऑन द बेस ऑफ द ओपिनियन बट द ऑडिटर कंक्लूड दैट पॉसिबल इफेक्ट ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ अनडिटेक्टेड मिसस्टेटमेंट कुड बी मटेरियल बट नॉट परवेजिव, ठीक है। अब एडवर्स ओपिनियन की बात कर लेते हैं। एडवर्स ओपिनियन क्या बोलता है, ऑडिटर शैल एक्सप्रेस एडवर्स ओपिनियन वेदर ऑडिटर, अब देखो क्वालिफाइड ओपिनियन कब है, जब वो मटेरियल है पर परवेजिव नहीं, बट एडवर्स और डिस्क्लेमर ओपिनियन के लिए मटेरियल भी होना चाहिए और परवेजिव भी होना चाहिए, M+P होना चाहिए। अब ये M+P कब कब होना चाहिए, तो एडवर्स ओपिनियन क्या बोलता है कि ऑडिटर हैविंग ऑब्टेन सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस कंक्लूड दैट मिसस्टेटमेंट आर बोथ मटीरियल एंड परवेजिव फॉर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, मतलब कि क्वालिफाइड ओपिनियन की जो पहली डेफिनेशन है ना वही एडवर्स ओपिनियन की डेफिनेशन बनेगी, सिर्फ नॉट परवेजिव की जगह सिर्फ परवेजिव शब्द आएगा। देन एडवर्स ओपिनियन कब बनेगा कि मुझे पता है, मेरे पास सारे एविडेंस है, उस एविडेंस से मैं कंक्लूड कर रहा हूं कि मिसस्टेटमेंट है, मिसस्टेटमेंट मटेरियल भी है और परवेजिव भी है। परवेजिव का इन द सेंस के है ना कुछ चीजें ऐसी जिसके बारे में मुझे एविडेंस ही नहीं मिल रहा है, जिसकी वजह से मेरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट पूरे ही मिसस्टेटेड हो रहे हैं, ठीक है। तो ये एडवर्स ओपिनियन हो गया। एडवर्स ओपिनियन की डेफिनेशन दैट auditor shall express adverse opinion when the auditor having obtained sufficient appropriate audit evidence conclude that the misstatement are both material and pervasive to the financial statement। अब ये 3 मार्क्स में आ सकता है। परवेसिवनेस की डेफिनेशन क्या है, तो इफेक्ट ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ मिसस्टेटमेंट, इफेक्ट ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ मिसस्टेटमेंट और द पॉसिबल इफेक्ट ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ मिसस्टेटमेंट इफ एनी ड्यू टू
अनडिटेक्टेड ड्यू टू इनएबिलिटी टू ऑब्टेन सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस। भाई फाइनेंशियल स्टेटमेंट में पॉसिबल फिनेंशियल स्टेटमेंट जो है वो मिसस्टेटेड है, या तो फिर पॉसिबल इफेक्ट है मिसस्टेटमेंट की, किसकी वजह से है, इनएबिलिटी टू ऑब्टेन सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस की वजह से। परवेसिवनेस हम कैसे कन्फाइंड करेंगे, मतलब कि pervasiveness effect on the financial statement are those that in auditor's judgment, ओके ये एक pervasiveness एक ऑडिटर का जजमेंट है। अब ये ऑडिटर का जजमेंट परवेसिवनेस के खिलाफ कैसे कैसे हो सकता है, कब कब हम मानेंगे कि जो इफेक्ट है वो फिनेंशियल स्टेटमेंट में है, तो आर नॉट कन्फाइंड टू द स्पेसिफिक एलिमेंट्स अकाउंट्स आइटम ऑफ द फिनेंशियल स्टेटमेंट। जो मिसस्टेटमेंट है वो किसी स्पेसिफिक एलिमेंट को है ना, या अकाउंट को या आइटम को ट्रिगर नहीं कर रही है। तो in the auditor judgment pervasive effect on the financial statement are those that are not confined to the specific element account item of the financial statement। मतलब कि अगर कोई ऐसी चीज है जो सिर्फ स्पेसिफिक एलिमेंट को या अकाउंट को या आइटम को कर रही है ना, तो वो परवेसिवनेस नहीं है, ठीक है। इफ सो कन्फाइंड, अगर इफ सो कन्फाइंड का मीनिंग क्या है, अगर वो सिर्फ स्पेसिफिक एलिमेंट अकाउंट आइटम या फिनेंशियल स्टेटमेंट को है ना की वजह से परवेसिवनेस आ रहा है, तो वो क्या करेगा, वो रिप्रेजेंट या तो कुड रिप्रेजेंट अ सब्सटेंशियल पोर्शन ऑफ द फिनेंशियल स्टेटमेंट। वो क्या, फिनेंशियल स्टेटमेंट का सब्सटेंशियल अगर पोर्शन वो, पहले तो इन लोगों ने बोला भाई परवेसिवनेस कब नहीं है, कोई स्पेसिफिक एलिमेंट अकाउंट या आइटम ऑफ द फिनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर अगर कोई इफेक्ट है ना, उसको हम परवेसिव नहीं बोलते। सेकंड की में क्या बोला, इफ सो कन्फाइंड, अगर एक स्पेसिफिक एलिमेंट अकाउंट या आइटम ऑफ द फिनेंशियल स्टेटमेंट पे है परवेसिवनेस, तो हम उसको परवेसिवनेस कब बोलेंगे, जब वो रिप्रेजेंट करता होगा या कुड रिप्रेजेंट करता होगा फिनेंशियल स्टेटमेंट का सब्सटेंशियल पोर्शन एंड इन रिलेशनशिप टू डिस्क्लोजर। भाई डिस्क्लोजर रिलेटेड अगर कोई चीज है जिससे यूजर की अंडरस्टैंडिंग चेंज हो रही है, तो इन रिलेशनशिप टू डिस्क्लोजर आर फंडामेंटल टू यूजर्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो ये तीन चीजें होगी तब तक मैं मानूंगा परवेसिवनेस से। पहली बात तो जो चीज है वो किसी स्पेसिफिक एलिमेंट को कवर नहीं करती है, मतलब कि पूरा ही परचेस बिगड़ा हुआ है, अब ये परचेस पूरा बिगड़ा हुआ है पर उसको ठीक किया जा सकता है, तो नॉट सो कन्वेंट कभी भी है ना, परवेसिवनेस है ना एक चीज पे नहीं हो सकता है। परचेस पे है, परचेस की वजह से डेटर्स पे जा रहा है, अब डेटर्स की वजह से है ना जो हमारा कैश, अरे क्रेडिटर्स पे जा रहा है, ठीक है। अब परचेस की वजह से, परचेस हमने जो किया है ना उसकी वजह से सेल्स पे भी जा रहा है, सेल्स की वजह से डेटर्स पे जा रहा है, डेटर्स की वजह से जो हमारा कैश सेल वाला पोर्शन है ना उसके ऊपर भी उसकी इंपैक्ट दिख रही है। तो ये क्या है, प्रॉब्लम यहां से स्टार्ट हुई थी, अगर यहीं पे ही होती है प्रॉब्लम सिर्फ परचेस के ऊपर तो वो परवेसिव नहीं है, बट परचेस की वजह से क्रेडिटर्स, सेल्स की वजह से डेटर्स और कैश सेल्स, हर एक चीज को है ना वो इंपैक्ट कर रहा है। अगर वो हर एक चीज को इंपैक्ट कर रहे हैं तो वो परवेसिवनेस है। तो इन लोगों ने क्या बताया भाई, वो एक स्पेसिफिक परवेसिवनेस कभी भी स्पेसिफिक एलिमेंट अकाउंट और आइटम से नहीं हो सकता है। अगर है, जैसे कि परचेस से था उसकी वजह से मल्टीपल जगह पे इंपैक्ट आ रही थी, तो वो क्या रिप्रेजेंट या कुड रिप्रेजेंट कर रहा है सब्सटेंशियल पोर्शन ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, और डिस्क्लोजर रिलेटेड भी कुछ भी परवेसिवनेस हो सकता है। तो ठीक है, 3 मार्क्स में या 4 मार्क्स में पूछा जा सकता है, ठीक है, कहीं खोपचे में से पूछ रहा हो तो यहाँ से ये पूछ सकते हैं। विच टाइप ऑफ ओपिनियन इज अप्रोप्रिएट, तो अगर मैं मॉडिफाइड ओपिनियन दे रहा हूं तो मेरा कौन सा टाइप का ओपिनियन अप्रोप्रिएट रहेगा। अब यहां पे ऐसा नहीं बोल रहे कि क्वालिफाइड ओपिनियन, डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन या फिर एडवर्स ओपिनियन की बात नहीं कर। अच्छा, अपना डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन बाकी है ना अभी, ये रहा डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन। अब डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन क्या है, तो ऑडिटर इज अनेबल टू ऑब्टेन, auditor is unable to obtain sufficient appropriate audit evidence on which the base the opinion is on the which base of the opinion, जिसके बेस पे हमारा सबसे पहले डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन कब आएगा, जब unable to obtain sufficient appropriate audit evidence auditor conclude that the possible effect on the financial statement of undetected misstatement could be both material and pervasive। वही डेफिनेशन है, सिर्फ क्या है, नॉट परवेसिव की जगह सिर्फ परवेसिव है, ठीक है। क्वालिफाइड ओपिनियन की जो सेकंड डेफिनेशन है वही हमारी डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन की है। क्वालिफाइड ओपिनियन कब आएगा, मटीरियल है बट परवेसिव नहीं है, मटीरियल है बट परवेसिव नहीं है। क्वालिफाइड ओपिनियन कब आएगा, तो जब मटीरियल पर प्लस परवेसिव नहीं है, मटीरियल तो है मिस्टेटमेंट पर परवेसिव नहीं है। एडवर्स ओपिनियन कब आएगा और डिस्क्लेमर कब ओपिनियन कब आएगा, एडवर्स ओपिनियन कब आएगा, जब है ना आपके पास से सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस है प्लस आपको लगता है कि मटेरियल प्लस परवेसिव दोनों है, ठीक है। डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन कब आएगा, अनेबल टू ऑब्टेन
सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस, एंड आपका ओपिनियन कह रहा है कि मटेरियल प्लस मिसस्टेटमेंट जो है वो मटेरियल प्लस परवेजिवनेस है, तब डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन आएगा। डन। अब ऑडिटर शेल डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन व्हेन द इज एक्सट्रीमली रेयर सर्कमस्टांस है, बहुत ही रेयर सर्कमस्टांस में आप देखोगे कि कहीं पे डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन दिया है। ठीक है, इतना बहुत है यहाँ पे। अब मुझे डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन में मुझे डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन देना है, मुझे एडवर्स ओपिनियन देना है, या मुझे क्वालिफाइड ओपिनियन देना है, तो कौन सा ओपिनियन देना बेस्ट रहेगा? यहाँ पे इसकी बात की कि विच टाइप ऑफ ओपिनियन वाज बेस्ट। तो जो ओपिनियन होता है ना वो दो चीजों के ऊपर से बनता है, मुझे क्वालिफाइड ओपिनियन देना है, मुझे एडवर्स ओपिनियन देना है, या डिस्क्लेमर ओपिनियन देना है। ये चीजें है ना, इन दो फैक्टर के ऊपर आधार रखती है। ये दो फैक्टर के अंदर कहीं पे भी अगर आती है तो उस हिसाब से हमारा ओपिनियन बनता है। पहला फैक्टर क्या है? नेचर ऑफ मैटर गिविंग द राइज ऑफ द मॉडिफिकेशन। पहले तो भाई कौन सा नेचर है जिसकी वजह से मुझे मॉडिफिकेशन देना पड़ रहा है। अब उसके अंदर दो चीजें, वेदर फिनेंशियल स्टेटमेंट आर मटीरियली मिसस्टेटेड। पहली बात, फिनेंशियल स्टेटमेंट है वो क्या मटीरियली मिसस्टेटेड है, उसकी वजह से मैं मॉडिफिकेशन दे रहा हूं, या फिर इनएबिलिटी टू ऑब्टेन सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस है, मे बी मटीरियली मिसस्टेटमेंट। क्या है? नेचर ऑफ मैटर गिव द राइज ऑफ मॉडिफिकेशन। उसके अंदर दो चीजें, फिनेंशियल स्टेटमेंट क्या मटीरियली मिसस्टेटेड है, या फिर इनएबिलिटी टू ऑब्टेन ए सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस। इन दोनों के ऊपर मैटर रखेगा पहला, नेचर ऑफ द मैटर गिव द राइज ऑफ द मॉडिफिकेशन। दूसरा, ऑडिटर का जजमेंट अबाउट द परवेसिवनेस ऑफ द इफेक्ट ऑफ द पॉसिबल, ऑडिटर का जजमेंट अबाउट द परवेसिवनेस ऑफ द इफेक्ट और पॉसिबल इफेक्ट ऑफ द मैटर ऑन द फिनेंशियल स्टेटमेंट। दो चीजें, पहला नेचर, दूसरा ऑडिटर का जजमेंट। नेचर के अंदर नेचर ऑफ मैटर गिव द राइज ऑफ द मॉडिफिकेशन, उसके अंदर फिनेंशियल स्टेटमेंट आर मटीरियली मिसस्टेटेड, या तो फिर क्या हो सकता है इन केस ऑफ इनएबिलिटी टू ऑब्टेन सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस मे बी मटीरियली मिसस्टेटेड। दूसरा क्या है? जजमेंट है, तो ऑडिटर का जजमेंट किसके बारे में? अबाउट द परवेसिवनेस। ठीक है, उसके ऊपर से ये वाला एक बना है। अब नेचर ऑफ मटेरियल गिव राइज ऑफ द मॉडिफिकेशन, उसके अंदर मैंने बोला दो चीजें हमारे पास, फिनेंशियल स्टेटमेंट वो मटेरियली मिसस्टेटेड हो सकते हैं, या तो फिर इनएबिलिटी टू ऑब्टेन सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस। अगर आपको ये देखना है ना तो ये मैं लिख सकता हूँ सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस में जो मिल चुके हैं, तभी तो मैं कंक्लूड कर पा रहा हूँ कि मटीरियली मिस्टेक फिनेंशियल स्टेटमेंट मटीरियली मिसस्टेटमेंट है। ऑडिट एविडेंस है उसके ऊपर से ही मैं बता पा रहा हूँ कि फिनेंशियल स्टेटमेंट मटीरियली मिसस्टेटेड है। और दूसरे में तो क्या है कि मैं ऑब्टेन ही नहीं कर पा रहा हूँ सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस। और दूसरा क्या है? ये रहा आपका नेचर ऑफ मैटर गिविंग द राइज ऑफ मॉडिफिकेशन, उसके अंदर में ये दोनों। ठीक है, देन ऑडिटर का जजमेंट अबाउट द परवेसिवनेस, उसके अंदर दो चीजें, जो हमारा जजमेंट है उससे हमें फाइनल ये मिल रहा है कि जो हमारा मिसस्टेटमेंट है ना वो मटीरियल है बट परवेसिव नहीं है, या तो मुझे मिल रहा है हमारा जो जजमेंट है ना वो मटीरियल है और परवेसिव भी है। ठीक है, अब मैंने पहले भी बोला था मटीरियल है बट परवेसिव नहीं है, मटीरियल है पर परवेसिव नहीं है, तो तब कौन सा ओपिनियन बेस्ट रहता है? तब क्वालिफाइड ओपिनियन बेस्ट रहता है। ओके, मटीरियल भी है और परवेसिव भी है, उस टाइम पे मुझे क्या देखना पड़ेगा? क्या मैं सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस ले पा रहा हूँ? यस, मैं सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस ले पा रहा हूँ, उसकी वजह से मैं बोल रहा हूँ कि मेरे जो फिनेंशियल स्टेटमेंट है वो मटीरियली मिसस्टेटेड है, तो वो एडवर्स ओपिनियन हो जाएगा। और अगर मैं ऑब्टेन ही नहीं कर पा रहा हूँ सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस, और मैं कंक्लूड कर रहा हूँ कि मेरे जो फिनेंशियल स्टेटमेंट है ना वो जो मिसस्टेटमेंट है ना वो मेरी मटीरियल भी और परवेसिव है, तो डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन, जो हमने अभी तक में वो जो सारी 3 डेफिनेशन पढ़ी थी ना उसका ही ये छोटा सा क्रंच है। ठीक है, अब ये वाला एक इंपॉर्टेंट मैं बोलूंगा May 26 के रिगार्डिंग। ठीक है, कुछ नहीं है, क्या बोल रहा है? इनएबिलिटी टू ऑब्टेन एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस ड्यू टू मैनेजमेंट इम्पोज द लिमिटेशन आफ्टर द ऑडिटर हैज एक्सेप्ट द एंगेजमेंट। चैप्टर 1 और 2 में हमने बात की कि अगर है ना कोई भी, अगर चैप्टर 1, 2 या 11 में बात आएगी कि अगर कोई भी है ना मैनेजमेंट हमारी ऑडिट एंगेजमेंट एक्सेप्ट करने से पहले अगर मैनेजमेंट हमारे पे है ना अगर कोई भी लिमिट इंपोज करता है ना कि भाई आपको ये काम नहीं करना है वो काम नहीं करना है, तो वो है ना एंगेजमेंट को कभी एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए। ठीक है, ये पहली बात है। यहाँ क्या बात कर रहा है? यहाँ बात कर रहा है कि हमने ऑडिट एंगेजमेंट एक्सेप्ट कर लिया, मतलब कि जब हम ऑडिट एंगेजमेंट एक्सेप्ट करने गए ना तब हमने बोला हम इन्वेंट्री चेक करेंगे, उन्होंने बोला ठीक है। अब जब हमने ऑडिट एंगेजमेंट एक्सेप्ट कर लिया ना, अब वो बोल रहे कि इन्वेंट्री आप नहीं चेक कर सकते हो, मतलब कि इफ आफ्टर द एक्सेप्टिंग द एंगेजमेंट, ध्यान देना, आफ्टर एक्सेप्टिंग द एंगेजमेंट ऑडिटर बिकम अवेयर दैट मैनेजमेंट हैज इम्पोज अ लिमिटेशन ऑन द स्कोप ऑफ ऑडिट।
अगर स्कोप ऑफ ऑडिट के ऊपर कोई लिमिटेशन है तो हम एक्सेप्ट ही नहीं करते एंगेजमेंट, बट एंगेजमेंट एक्सेप्ट करने के बाद मैनेजमेंट ने लिमिटेशन डाल दिए स्कोप ऑफ ऑडिट पे। तो इफ आफ्टर एक्सेप्टिंग द एंगेजमेंट ऑडिटर बिकम अवेयर दैट द मैनेजमेंट हैज इम्पोज्ड अ लिमिटेशन ऑन द स्कोप ऑफ दैट ऑडिटर कंसिडर इज लाइकली टू रिजल्ट टू need to express a qualified opinion or the disclaimer opinion on the financial statement, जिसकी वजह से ये लिमिटेशन उसने स्कोप में डाली है, जिसकी वजह से ऑडिटर को कंसिडर करना पड़ेगा कि उसको एक्सप्रेस करना पड़ेगा या तो क्वालिफाइड ओपिनियन या तो फिर डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन। ऑडिटर शेल रिक्वेस्ट, ऐसे टाइम पे ऑडिटर क्या करेगा, शेल रिक्वेस्ट द मैनेजमेंट टू रिमूव दैट लिमिटेशन। ठीक है, after accepting the engagement, auditor become aware that the management has imposed the limitation on the scope of audit. Auditor is considered is likely need to express a qualified opinion or a disclaimer of opinion on the financial statement. Auditor shall request the management to remove this limitation. ठीक है, if management refuse to remove the limitation, auditor shall communicate the matter to TCWG. अगर मैनेजमेंट मना करता है कि ये लिमिटेशन हम नहीं रिफ्यूज कर डालता है कि हम ये रिमूव नहीं करेंगे, तो हमें क्या करना पड़ेगा, ऑडिटर को कम्युनिकेट करना पड़ेगा TCWG के साथ। ठीक है, एंड if it is possible to perform an alternative procedure to obtain sufficient appropriate audit evidence, मतलब कि अगर मैनेजमेंट रिफ्यूज करता है तो सबसे पहले क्या करो, कम्युनिकेट करो मैटर किसके साथ, TCWG के साथ। कम्युनिकेट कर लिया, उसके अलावा परफॉर्म करो अल्टरनेटिव प्रोसीजर टू ऑब्टेन सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस। ठीक है, अब ऑडिटर इज अनेबल टू ऑब्टेन सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस, ऑडिटर ने ट्राई किया अल्टरनेटिव प्रोसीजर से ऑडिट ऑब्टेन करना सफिशिएंट, बट वो अनेबल है, मतलब कि उसको नहीं मिला, तो अब क्या करेगा, अब वो क्या दिखेगा कि जो मेरे ऊपर इम्पोज की है लिमिटेशन, उसकी वजह से जो मिसस्टेटमेंट आ रही है वो क्या मटीरियल है बट परवेजिव नहीं है, तो वो करेगा क्वालिफाई ओपिनियन दे देगा। इफ द ऑडिटर कंक्लूड दैट द पॉसिबल इफेक्ट ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ अनडिटेक्टेड मिसस्टेटमेंट कुड बी मटीरियल बट नॉट परवेजिव है तो हम क्या देते हैं, क्वालिफाई ओपिनियन। ठीक है, इफ द ऑडिटर कंक्लूड दैट द पॉसिबल इफेक्ट ऑन द मिसस्टेटमेंट अनडिटेक्टेड मिसस्टेटमेंट कुड बी बोथ मटीरियल एंड परवेजिव, अगर मटीरियल और परवेजिव है तो हम क्वालिफिकेशन ऑफ ओपिनियन देते हैं। क्वालिफिकेशन ऑफ ओपिनियन वुड बी इनएडिक्वेट टू कम्युनिकेट द ग्रेविटी ऑफ द सिचुएशन। देखो, मटीरियल है और परवेजिव है, तो मैं कौन सा है ओपिनियन दूंगा यहाँ पे, डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन। क्यों डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन, रीजन समझो। पहली बात तो इनेबिलिटी है टू ऑब्टेन सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस, प्लस मुझे लगता है कि जो मिसस्टेटमेंट है वो मटीरियल और परवेजिव है, ये सब किसके अंदर आता है, डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन। और डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन में मैंने क्या बोला, वो रेयर सर्कमस्टांस है। तो आपको ऐसा लगता है कि आपको है ना डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन देना पड़ेगा, तो ऐसे केस में क्वालिफिकेशन ऑफ द ओपिनियन वुड बी इनएडिक्वेट। ऐसे केस में क्वालिफिकेशन इनएडिक्वेट है, उस समय पे ऑडिटर को क्या करना चाहिए, उस समय पे ऑडिटर को दो चीजें करनी चाहिए, विड्रॉ फ्रॉम द ऑडिट कर डालो, क्योंकि डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन हम देते ही नहीं है जनरली, रेयर सर्कमस्टांसिस है। अब ऐसे रेयर सर्कमस्टांसिस हो तो सबसे पहले मेरी क्या कोशिश होगी, भाई मैं ऑडिट छोड़ दूं, विड्रॉ कर डालो ऑडिट से। इफ विड्रॉ फ्रॉम द ऑडिट इज नॉट प्रैक्टिकेबल और पॉसिबल देन डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन दे दो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर। पहला काम क्या करो, विड्रॉ कर डालो। अगर विड्रॉ आप नहीं कर सकते हो, इफ विड्रॉ फ्रॉम द ऑडिट इज नॉट प्रैक्टिकेबल और पॉसिबल देन डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट दे दो। इफ ऑडिटर विड्रॉ, अगर ऑडिटर विड्रॉ करता है, ये पैरा के हिसाब से अगर ऑडिटर विड्रॉ करता है तो बिफोर विड्रॉ करने से पहले ऑडिटर को कम्युनिकेट करना चाहिए TCWG के साथ। ठीक है, एंड उसको बताना चाहिए किस मैटर की वजह से ये मॉडिफिकेशन आ रहा था, गिव द राइट टू अ मॉडिफिकेशन। ठीक है, पूरा फटाफट 2 मिनट में देख लेते हैं। देखो यहाँ पे समरी भी दी है, inability to obtain sufficient appropriate audit evidence due to management impose a limitation after the audit has accept the engagement। सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले रिक्वेस्ट करेंगे मैनेजमेंट के कि तू ये लिमिटेशन रिमूव कर दे, रिक्वेस्ट द मैनेजमेंट टू रिमूव द लिमिटेशन। इफ मैनेजमेंट रिमूव द लिमिटेशन प्रोसीड विद द ऑडिट प्रोसीजर। इफ मैनेजमेंट रिफ्यूज टू रिमूव द लिमिटेशन, अगर मैनेजमेंट रिफ्यूज करता है लिमिटेशन रिमूव करने से, देन कम्युनिकेट विद द TCWG एंड परफॉर्म अल्टरनेटिव ऑडिट प्रोसीजर। इफ यू परफॉर्म अल्टरनेटिव ऑडिट प्रोसीजर बट स्टिल नॉट अनेबल टू ऑब्टेन सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस, तो दो चीजें देखेंगे, पॉसिबल इफेक्ट ऑफ मटीरियल बट नॉट परवेजिव, जो भी मिसस्टेटमेंट है उसका वो मटीरियल है बट परवेजिव नहीं है तो क्वालिफाइड ओपिनियन दे देंगे। बट पॉसिबल इफेक्ट मटीरियल भी है तो और परवेजिव भी है तो दो चीज करेंगे। सबसे पहले हम करेंगे विड्रॉ फ्रॉम द ऑडिट एंगेजमेंट।
अगर इफ विड्रॉ इज नॉट पॉसिबल तो हम क्या करेंगे, डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन दे देंगे। और उसके अलावा अगर हम विड्रॉ करेंगे ऑडिट से तो हम कम्युनिकेट करेंगे टीसीडब्ल्यूजी के साथ, और क्या कम्युनिकेट करेंगे कि कौन सा रीजन है जिसकी वजह से मुझे मॉडिफिकेशन देने की इतनी बहुत इच्छा हो रही थी। ओके एक बार ये खुद पढ़ लेना। 5.6 फॉर्म एंड कंटेंट ऑफ द ऑडिट रिपोर्ट व्हेन द ओपिनियन इज मॉडिफाइड। ओपिनियन जब आपका मॉडिफाइड होता है ना, तब तब आपका ऑडिटर्स का रिपोर्ट में क्या क्या चेंज होगा। तो एक ऑडिटर ओपिनियन चेंज होता है, दैट द ऑडिटर मॉडिफाई द ऑडिटर ओपिनियन, द ऑडिटर शैल यूज अ हेडिंग क्वालिफाइड ओपिनियन, एडवर्स ओपिनियन और डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन। ठीक है, हमारा जो ओपिनियन का सेक्स पैरा था ना, वहां पे है ना ओपिनियन जो था ना, बेसिस फॉर ओपिनियन, वहां पे पैरा चेंज होकर हो जाता है क्वालिफाइड ओपिनियन या एडवर्स ओपिनियन या फिर डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन। ठीक है, अब मैं बोलूंगा यहां से 3 मार्क्स का क्वेश्चन आने की संभावना है। ठीक है, ऊपर से कहीं से भी आप पढ़ लेना एक बार, हो जाएगा आपका। ऑडिटर रिपोर्ट में ओपिनियन मॉडिफाइड है तो हमारा जो ऑडिटर्स का ओपिनियन होता है, जो ऑडिटर्स का ओपिनियन होता है, वहां पे अगर डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन है तो हमें ये 3 चीजें लिखनी पड़ेगी। State the auditor does not express an opinion in the complete financial statement। सबसे पहले ऑडिटर्स ओपिनियन में हम क्या बोलते हैं भाई, हम ओपिनियन देते हैं। क्या ओपिनियन देते हैं, देखो ऐसे ओपिनियन देते हैं, when the report is accordance with fair presentation framework the accompanying financial statement do not presently fairly, मतलब कि एक ओपिनियन देते हैं। अब जब डिस्क्लेमर ओपिनियन होते हैं तो हम कोई ओपिनियन नहीं देते, तो सबसे पहले वहां पे लिखो does not express an opinion on the accompanying financial statement। Second, state that the because of a significance matter, जो भी मैटर है वो मैटर वहां पे एक्सप्लेन करो और बोलो इसके बारे में मुझे है ना ऑब्टेन नहीं हुआ है, उसकी वजह से मैं ओपिनियन नहीं दे पा रहा हूं। तो because of the significance of the matter described in the basis of for a disclaimer of opinion section, auditor has not able to obtain sufficient appropriate audit evidence to provide a basis for an audit opinion on the financial statement and amend the statement required by SS 700 which indicate that the financial statement have been audited। जो हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो ऑडिट हुए, उसकी जगह पे आपको क्या लिखना पड़ेगा, टू स्टेट दैट ऑडिटर वाज एंगेज टू द ऑडिट ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। हम 5 चीजें लिखते हैं ना कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमने ऑडिट की है, वी हैव 5 चीजें हम लिखते हैं ना ऑडिटर्स ओपिनियन में, उसमें से जो ये वो 5 चीजें नहीं लिखने की, ये 3 चीजें लिखने की। 3 चीजों में सबसे पहला क्या लिखने का, सबसे पहला लिखने का कि जो स्टेट दैट ऑडिटर डज नॉट एक्सप्रेस द ओपिनियन ऑन द अकम्पलिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ओके, पहला लिखो कि हम इस पे कोई भी हमारा ओपिनियन दे नहीं रहे। क्यों नहीं दे रहे, बिकॉज ऑफ सिग्निफिकेंस ऑफ मैटर described in the basis of our disclaimer of opinion section, auditor is not able to obtain sufficient appropriate audit evidence to provide a basis for the audit opinion on the financial statement। कि है ना, मैंने जो disclaimer of opinion basis for opinion वाला पैरा होता है ना, उसके अंदर है ना कुछ मैटर्स है, बेसिस फॉर ओपिनियन के अंदर कुछ मैटर्स है, वहां पे जो मैटर लिखी है ना उसकी वजह से मैं है ना सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस नहीं ले पा रहा, उसकी वजह से मैं अपना ओपिनियन फॉर्म नहीं कर पा रहा हूँ। बाद में ऐसे 700 क्या बोलता है, ऐसे 700 बोलता है ऑडिटर ओपिनियन के अंदर लिखो कि आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ऑडिट लिखा किया है। अब हमने यहाँ पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे ओपिनियन नहीं दे रहे मतलब ऑडिट नहीं करे, तो यहाँ पे आप लिखो कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट हैव बीन ऑडिट की जगह क्या लिखो, ऑडिटर वाज एंगेज टू द ऑडिट ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कि हम ड्यूरिंग द ईयर इस कंपनी का ऑडिट करने के लिए एंगेज हुए थे, ना कि हमने ऑडिट किया, सिर्फ हम एंगेज हुए थे। ठीक है, अब बेसिस फॉर ओपिनियन, तो बेसिस फॉर ओपिनियन में सबसे पहले क्या करो, सबसे पहले जो बेसिस फॉर ओपिनियन है ना उसका हेडिंग अमेंड कर दो। अब हेडिंग अमेंड करोगे तो बेसिस ऑफ फॉर ओपिनियन की जगह क्या लिखोगे, बेसिस फॉर क्वालिफाइड ओपिनियन, बेसिस फॉर एडवर्स ओपिनियन एंड बेसिस फॉर डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन एज अप्रोप्रिएट। अगर आप क्वालिफाइड ओपिनियन दे रहे हो तो ये लिखो, एडवर्स दे रहे हो तो बेसिस फॉर ओपिनियन की जगह ये लिखो, और डिस्क्लेमर फॉर ओपिनियन दे रहे हो तो लिखो बेसिस फॉर डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन। तो सबसे पहले हेडिंग कमेंट कर दो। विद इन द सेक्शन इंक्लूड डिस्क्रिप्शन ऑफ द मैटर गिव द राइज ऑफ द मॉडिफिकेशन, और इसके अंदर है ना आपको है ना डिटेल में डिस्क्रिप्शन दो कि किस रीजन की वजह से आप ये ओपिनियन दे रहे हो, क्वालिफाइड एडवर्स और डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन का रीजन क्या है, तो डिस्क्रिप्शन ऑफ द मैटर गिविंग द राइज ऑफ द मॉडिफिकेशन। ठीक है, थोड़ा ही बाकी है, एक और ये 2 पेज। ठीक है, अब वो डिस्क्रिप्शन कैसे देनी है ना उसके बारे में बहुत सारी चीजें चर्चा की गई है, एक एक करके बात करते। आप डिस्क्रिप्शन दे रहे हो मटेरियल स्टेटमेंट की, हो सके तो if there is a material misstatement on the financial statement related to the specific amount in the financial statement, अगर यहाँ पे आप डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन क्वालिफाइड या डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन एडवर्स या क्वालिफाइड ओपिनियन दे रहे हो वो स्पेसिफिक अमाउंट की वजह से, तो ऑडिटर शेल इंक्लूड बेसिस फॉर ओपिनियन सेक्शन में डिस्क्रिप्शन एंड क्वालिफिकेशन ऑफ द फाइनेंशियल इफेक्ट ऑफ द मिसस्टेटमेंट। आप क्या करो, अगर स्पेसिफिक अमाउंट की वजह से मटेरियल मिसस्टेटमेंट आ रहा है तो उसका डिस्क्रिप्शन और क्वांटिफिकेशन दे दो।
अगर ये प्रैक्टिकेबल नहीं, ऊपर वाली चीज प्रैक्टिकेबल नहीं है, तो सिर्फ क्वांटिफाई द फिनेंशियल इफेक्ट, भाई फिनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर क्या इफेक्ट आ सकती है वो बता दो। इफ देर इज अ मटीरियल मिसस्टेटमेंट रिलेटेड टू द नैरेटिव डिस्क्लोजर, डिस्क्लोजर की वजह से कोई मटीरियल मिसस्टेटमेंट आ रही है तो उसको है ना इंक्लूड कर दो बेसिस फॉर ओपिनियन वाले सेक्शन के अंदर, और एक्सप्लेन करो हाउ द डिस्क्लोजर आर मिसस्टेटेड। ठीक है, देखो डिस्क्रिप्शन देनी है, डिस्क्रिप्शन दो जगह से दे सकता है, या तो कोई अमाउंट में प्रॉब्लम है या तो कोई डिस्क्लोजर में प्रॉब्लम है। अगर अमाउंट में प्रॉब्लम है, अगर अमाउंट में प्रॉब्लम है तो क्या करो, अगर अमाउंट में प्रॉब्लम है तो उसका डिस्क्रिप्शन एंड क्वांटिफिकेशन दे दो जो फिनेंशियल इफेक्ट पड़ेगा। अगर वो पॉसिबल नहीं है तो उसका क्वांटिफाई फिनेंशियल इफेक्ट दे दो। सेकेंड चीज क्या था, नेरेटिव डिस्क्लोजर, तो डिस्क्लोजर के अंदर है ना क्या करो, अगर डिस्क्लोजर में मटीरियल स्टेटमेंट है तो उसको है ना आप अपने बेसिस फॉर ओपिनियन के अंदर है ना एक्सप्लेन करो कि किस तरीके से ये डिस्क्लोजर मिसस्टेटेड है। If there is a material misstatement of the financial statement related to the non-disclosure, थर्ड चीज, पहला अमाउंट हो गया, दूसरा डिस्क्लोजर हो गया, अब तीसरा क्या बोला है, नॉन डिस्क्लोजर है, मतलब कि आपने डिस्क्लोजर ही नहीं दिया। पहला क्या है, अमाउंट के ऊपर, ये दोनों पॉइंट है अमाउंट के ऊपर, उसके बाद ये पॉइंट है नैरेटिव डिस्क्लोजर के ऊपर, और थर्ड क्या है, भाई इन लोगों ने डिस्क्लोजर ही नहीं दिया। अब जब जब डिस्क्लोजर ना दिया जाए ना, तब तीन चीजें बोलो, वो डिस्क्लोजर को डिस्कस करो वो डिस्क्लोजर को सबसे पहले टीसीडब्ल्यूजी के साथ, बाद में उसको डिस्क्राइब करो इन द बेसिस फॉर द ओपिनियन सेक्शन के अंदर, एंड कौन सी इंफॉर्मेशन ऑमिट की है वो बता दो कि भाई ये वाला डिस्क्लोजर इन लोगों ने ऑमिट किया। सबसे पहले क्या करो, उस डिस्क्लोजर को टीसीडब्ल्यूजी के साथ डिस्कस करो, बाद में उसको डिस्क्राइब करो बेसिस फॉर ओपिनियन में, और बताओ कि ये इंफॉर्मेशन ओमिट की गई, अनलिस्ट प्रोहिबिटेड बाय लॉ एंड रेगुलेशन इंक्लूड ओमिटेड डिस्क्लोजर and practicable and provide it is practicable to do so. Auditor has obtained sufficient appropriate audit evidence about the omitted information. Omitted information आपने basis for opinion में बता दिया। अब बाद में बताओ, अगर आपके पास अगर आपको उसके बारे में सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस मिल गया है ओमिटेड इन्फॉर्मेशन के बारे में, तो उसको भी इंक्लूड करो कि ये जो ओमिटेड इन्फॉर्मेशन थी उसके रिगार्डिंग हमको सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस मिल गया है। ठीक है, इफ द मॉडिफिकेशन रिजल्ट फ्रॉम इनएबिलिटी टू ऑब्टेन सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस द ऑडिटर शैल इंक्लूड रीजन फॉर इनएबिलिटी। अगर इनएबिलिटी है ऑब्टेन करना सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस, तो किस वजह से हम वो ऑडिट एविडेंस नहीं ले पाए वो बताओ। अगर इनएबिलिटी है ऑब्टेन करना एसएनडे एविडेंस सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस, तो बेसिस ऑफ फॉर ओपिनियन के अंदर उसका रीजन बताओ कि किस रीजन की वजह से हम ये ऑडिट एविडेंस नहीं ले पाए। व्हेन द ऑडिटर एक्सप्रेस अ क्वालिफाइड, और अगर ऑडिटर एक्सप्रेस कर रहा है क्वालिफाइड और एडवर्स ओपिनियन, तो क्या करेगा, तो वेदर द ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन सफिशिएंट आर एप्रोप्रिएट टू प्रोवाइड। अगर हम एक्सप्रेस कर रहे हैं क्वालिफाइड या तो फिर एडवर्स ओपिनियन, तो है ना जो हम लिखते हैं ना कि हमने है ना ये सारी इंफॉर्मेशन ली है, अलावा इसके हमें सब सही लगा है, क्योंकि क्वालिफाइड और एडवर्स ओपिनियन में है ना हम ओपिनियन दे रहे हैं, कैसा ओपिनियन है कि इन चीजों के अलावा हमें बाकी की चीजें मिल चुकी है, तो जो हम ओपिनियन लिखे ना तो वहां पे है ना इंक्लूड करना पड़ेगा वर्ड क्वालिफाइड या एडवर्स एज अप्रोप्रिएट। वेदर ऑडिटर इज डिस्क्लेमर एन ओपिनियन, अगर डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन देता है तो ऐसे 700 के हिसाब से नॉट इंक्लूडिंग द फॉलोइंग, ये सारी चीजें अगर डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन दे रहे हैं तो ये दो चीजें नहीं लिखनी चाहिए। पहली, ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी, सबसे पहले आपकी जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना वो आप नहीं लिखोगे, क्योंकि आपने ऑडिट नहीं किया। अगर आपने ऑडिट नहीं किया तो आपकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है उस ऑडिट के खिलाफ नहीं रहती है। एंड दूसरा, ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट टू प्रोवाइड फॉर अ बेसिस ऑफ द ऑडिटर्स ओपिनियन। आप लिखते हो ऐसा कि है ना जो भी हमारा ओपिनियन है ना उसके लिए हमने सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस मिल चुका है जिसके ऊपर हमारा ऑडिटर का ओपिनियन बेस है। अब आप जब भी बेसिस फॉर ओपिनियन में ये वाला सेंटेंस लिखते हो, अब डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन में क्या सीन हो जा रहा है, हम सिर्फ है ना क्या बोलते हैं कि भाई हम पहले तो हमने हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी से हाथ छुड़ा लिया, अब हम क्या बोलेंगे भाई, ऐसा बोलेंगे कि मुझे है ना सफिशिएंट एप्रोप्रिएट इनएबिलिटी था, इसी की वजह से मैं यहाँ पे डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन दे रहा हूँ। अब जब मैं डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन दे रहा हूँ तो मैं लिखूंगा कि भाई मुझे है ना कोई भी सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस मैंने नहीं लिया है फॉर द डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन देने के लिए। डन, बहुत है, इतना करो। डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन है तो दो चीजें मत लिखो, क्या मत लिखो, पहले तो ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी मत लिखो, और दूसरा क्या मत लिखो, सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस हमें मिला है, उन दोनों के बारे में मत बताओ। अब ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी में मुझे डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन है तो मुझे ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी में क्या लिखना चाहिए, अगर डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन मैं दे रहा हूं तो मुझे ऑडिट रिस्पॉन्सिबिलिटी में क्या देना चाहिए। तो सबसे पहले दो
कि मैं ऑडिटर इंडिपेंडेंट हूं और मैंने अपनी एथिकल रिक्वायरमेंट कंप्लीट की। स्टेट अबाउट द ऑडिटर्स इंडिपेंडेंस एंड अदर एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, पहले ये बता दो कि भाई मैंने जो भी काम किया है वो इंडिपेंडेंस से किया है और अदर एथिकल रिक्वायरमेंट को मैंने फुलफिल किया है। देन ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कंडक्ट करना ऑडिट ऑफ द एंटिटीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन अकॉर्डेंस विद स्टैंडर्ड और ऑडिटिंग एंड इश्यू करना रिपोर्ट। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लिख दो कि ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कंडक्ट करना ऑडिट एंटिटी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट, किसके हिसाब से? एसेट्स के हिसाब से। एंड हमारा दूसरा काम क्या है? ऑडिट रिपोर्ट इश्यू करना। तो ये हमारी ऑडिटर की बेसिक ऐसे 200 में जो बात करते हैं वो आ गया, और ये इंडिपेंडेंस की बात आ गई। यहाँ पे मेन बीच वाला मुद्दा है। और एक स्टेटमेंट दो, इसी के ही साथ एक स्टेटमेंट दो, हावेवर कंटिन्यू में, however because of matter described in the basis for the disclaimer of opinion section, auditor was not able to obtain sufficient appropriate audit evidence to provide the basis for a auditor opinion on the financial statement। पहले मैंने भाई बता दिया ऑडिटर का रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? ऑडिट कंडक्ट करना अकॉर्डेंस विद ऐसे और इश्यू करना ऑडिट रिपोर्ट। बट कुछ मैटर ऐसी है जो डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन के अंदर लिखी, जिसकी वजह से मुझे है ना मैं है ना ऑब्टेन नहीं कर पा रहा हूँ सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस के मैं ऑडिट ओपिनियन दे पाऊँ फिनेंशियल स्टेटमेंट में। और लास्ट में लिख दो भाई मैंने अपनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी फुलफिल की है इंडिपेंडेंस के रिगार्डिंग। ठीक है, ठीक है, बाकी सब ठीक है। 5.910 एक एक सेकंड की देरी है, पढ़ लेना। ठीक है, 35 मिनट्स में हमने पूरा ऐसे कंप्लीट कर दिया। ठीक है, बहुत जल्दी हमने निपटाया है, कुछ चीजें नहीं समझाइए। रेगुलर लेक्चर में 2-2.5 घंटे का एसेज है हमारे लिए, तो 2-2.5 घंटे मिनिमम कल एसेज है। तो ठीक है, ये आपको ये वीडियो मिल जाएगा तो आपका एसे 705 वाला काम भी यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। मैं आपको है ना एक टेंटेटिव चीजें बता देता हूँ। एसे 700 करने में आपको है ना हार्डली 30 मिनट्स लगेंगे। अभी हमने जो एसे 705 किया ना उसको हार्डली करने में आपको 15 मिनट्स लगेंगे। एसे 701 हार्डली 15 मिनट्स लगेंगे। एसे 706 भी हार्डली 15 मिनट्स आपको लगेंगे। ठीक है, एसे 701 के बारे में हम अभी बाद में बात करेंगे जब उसका आएगा, क्योंकि मुझे भी कुछ पढ़ना पड़ेगा उसके बारे में। उसके बाद बात करते हैं। ऐसे 620 मिनट्स जैसा कुछ लगेगा। ऐसे 299 20 मिनट जैसा कुछ लगेगा। कारों के लिए आपको 1 आवर देना पड़ेगा। तो देख लो 30 मिनट्स मतलब कि ये हमारा हो गया 1 आवर। इसको भी मैं मान लेता हूँ 1 आवर। ठीक है, और 1 आवर मतलब कि 3 ईयर। ऐसे 710 के लिए 30 मिनट्स और ले लो। तो है ना एक आज शाम को 7 बजे बैठोगे, 10-11 बजे तक में कंप्लीट, 11-11:30 बजे तक में पूरा का पूरा चैप्टर नंबर 8 कंप्लीट करके आप खड़े होगे। रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट मैं नहीं बोलूंगा करो, क्योंकि है ना वो कंपनीज एक्ट का पार्ट है। हमारे यहाँ पे पूछा बहुत कम जाता है। एक आध भूल से एमसीक्यू पूछ जाए तो ठीक है, बाकी आज तक नहीं पूछा गया पिछले इतने अटेम्प्ट से। तो ठीक है, ये हार्डली 4 to 4 आवर के अंदर अंदर कंप्लीट होने वाला ऑडिट रिपोर्ट का चैप्टर है। तो ट्राई करो कि 4 आवर के अंदर अंदर पूरा आप कंप्लीट कर लो। रात को 7 बजे से लेके 12 बजे 5 घंटे का टाइम है इसके बीच में। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।